एक बार एक राजा ने अपने पड़ोसी राज्य की राजकुमारियों से 3 सवाल पूछे। पहला, ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कानों को प्यारी लगती है, जिसे सुनकर किसी का भी मन प्रफुल्लित हो जाता है। दूसरा, ऐसा कौन है जो रहता तो एक जगह है लेकिन पलक झपकते ही अपनी इच्छा से मीलों दूर तक विचरण कर सकता है। और तीसरा सवाल, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने पर बुद्धिमान से बुद्धिमान को भी पछतावा होता है। जो भी राजकुमारी मेरे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देगी उसी के साथ में मेरा विवाह होगा और वही इस राज्य की रानी बनेगी। तो क्या है पूरी घटना, आइए आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं नरेंद्र एक बार फिर से आप सभी का एक नई कहानी के साथ स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद होने वाली है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो की समाप्ति तक आप हमारे साथ अवश्य बने रहें। तो चलिए साथियों, आपका और अधिक समय न लेते हुए सीधे आ जाते हैं आज की कहानी पर और इस कहानी से जानते हैं उन सवालों के उत्तर। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में राजा वीर प्रताप का शासन था। राजा वीर प्रताप बहुत ही वीर, कुशल व न्यायप्रिय राजा थे। अपने पिताजी के मरणोपरांत बहुत ही छोटी आयु में उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया गया, परंतु वीर प्रताप ने बहुत ही कुशलता पूर्वक अपने राज्य का संचालन किया। राज्य सीमाओं की रक्षा की, जनता की खुशहाली के लिए अनेकों काम किए। प्रजा की खुशहाली को ही उन्होंने अपना कर्म बना लिया था। इन सब बातों का परिणाम ये निकला कि उनके राज्य में धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। समूचे राज्य में खुशहाली खुशहाली थी। धीरे धीरे समय गुजरा और राजकुमार वीर प्रताप जवान हो गए। जब पुत्र जवान हुआ, जब उसके विवाह की उम्र हुई, तो राजमाता को अपने पुत्र के विवाह की चिंता सताने लगी। जैसा कि हर माँ का सपना होता है कि मेरा लाडला सेहरा बांधकर अपनी ससुराल जाए और सुंदर सी बहू लाकर मेरे घर के आंगन की शोभा बढ़ाए, उसी तरह राजमाता का भी ये सपना था। लेकिन राजमाता के सामने समस्या ये थी कि जैसा राजकुमार वीर प्रताप बुद्धि कुशल, साहसी और सुंदर था, उसके अनुरूप उन्हें कोई ऐसी लड़की नहीं मिल पा रही थी जिससे वो अपने पुत्र का विवाह कर सके। इसी चिंता में राजमाता दिन रात कुढ़ती रहती थी। धीरे धीरे कुछ समय और गुजरा और इसी क्रम में राज्य की सीमा से लगे हुए पड़ोसी राज्य के 3 अलग अलग राजाओं ने अपनी राजकुमारियों के विवाह का प्रस्ताव राजमाता के पास में भेजा। जब तीनों राजाओं की राजकुमारियों के विवाह का प्रस्ताव राजमाता के सामने पहुंचा तो राजमाता दुविधा में पड़ गईं। उनकी दुविधा का कारण था कि सीमा से लगे हुए तीनों राजाओं से उनके राज्य के मित्रता और व्यापारिक संबंध थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था और सबसे बड़ी बात, विपरीत समय में तीनों ही राजा उनकी हर संभव मदद को तैयार रहते थे। यही कारण था कि राजमाता के सामने जब तीनों राजाओं की राजकुमारियों के विवाह का प्रस्ताव आया तो राजमाता दुविधा में पड़ गईं। राजमाता विचार करने लगी कि किसको हाँ कहूँ और किसको ना कहूँ। यदि मैं किसी एक राजकुमारी से अपने पुत्र के विवाह के लिए हाँ कर दूं तो एक राजा तो खुश हो जाएगा, लेकिन 2 राजा रुष्ट हो जाएंगे और ये उनके राज्य की भलाई के लिए बिल्कुल उचित नहीं था। राजमाता ने इस समस्या को सुलझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी उन्हें इस समस्या से बाहर निकलने की कोई युक्ति नजर नहीं आई। जब उन्हें कोई राह नजर नहीं आई तो उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार वीर प्रताप को अपने पास बुलाया और कहा कि वीर,
हम चाहते हैं कि अब तुम विवाह कर लो। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वीर बोला, ठीक है माँ, मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मुझे विवाह करना किसके साथ में है? तो राजमाता कहने लगी कि पुत्र, तुम्हारे बुद्धि कौशल और वीरता को देखते हुए बहुत से राजा अपनी पुत्रियों का विवाह आपसे करने के इच्छुक हैं, और इसी क्रम में हमारे राज्य की सीमा से लगे हुए तीनों राज्यों के राजाओं का प्रस्ताव आपके विवाह के लिए आया है। वो भी अपनी पुत्रियों का विवाह आपसे करना चाहते हैं। अब तुम ही मुझे बताओ कि किस राजा की राजकुमारी से तुम विवाह करना चाहते हो और किसे इनकार करना चाहते हो। राजमाता की इन बातों को सुनकर राजकुमार वीर प्रताप भी परेशान हो गया। राजकुमार राजमाता से बोला कि माँ, ये तो बड़ी विकट समस्या है, क्योंकि तीनों ही राजाओं से हमारे राज्य के बड़े मधुर संबंध हैं। ऐसे में एक रिश्ता स्वीकार करने का मतलब है कि अन्य दो पड़ोसी राजाओं की नाराजगी। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर राजमाता बोली कि पुत्र, आज नहीं तो कल तुम्हें विवाह तो करना ही है। ऐसे तुम कब तक कुंवारे बैठे रहोगे? इसीलिए बेहतर यही होगा कि जितनी भी जल्दी हो सके इस समस्या से बाहर निकलने की कोई युक्ति सोचो। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर राजकुमार ने कुछ देर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के बाद राजकुमार वीर प्रताप ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए तीनों राज्यों की राजकुमारियों को अपने राज्य में आने का निमंत्रण भेज दिया, और साथ में ये भी कहलवा भेजा कि तीनों राजकुमारियों में से जो भी मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगी, उसी राजकुमारी से मैं विवाह कर लूंगा। जब राजकुमार का ये प्रस्ताव उन तीनों राजाओं तक पहुंचा, तो राजकुमार का ये प्रस्ताव सुनकर 2 राजा तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि हमारी पुत्री तो बुद्धि कुशल है, वे आसानी से राजकुमार के तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देंगी। लेकिन जो तीसरा राजा था, राजा भानु प्रताप सिंह, वो इस प्रस्ताव को सुनकर चिंता में डूब गया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पुत्री का बुद्धि कौशल उतना नहीं है कि वो इस परीक्षा में खरी उतर सके। इसी वजह से राजा भानु प्रताप इस प्रस्ताव को सुनकर दुखी हो गए। राजा विचार करने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मेरी पुत्री का विवाह राजकुमार से हो जाए, क्योंकि वो जानते थे कि यदि ये अवसर उनके हाथ से निकल गया तो इससे अच्छा रिश्ता उनकी पुत्री के लिए फिर कभी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए राजा किसी भी कीमत पर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से करना चाहते थे, लेकिन ये संभव कैसे हो, इसका उपाय उन्हें नजर नहीं आ रहा था। जब काफी चिंतन मनन के बाद भी राजा को कोई उपाय नजर नहीं आया, तो राजा भानु प्रताप ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने वफादार मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलवाई और उनके सामने अपनी चिंता जाहिर की कि हमें अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार वीर प्रताप के साथ में करना है, लेकिन पड़ोसी राज्य से ये संदेशा आया है कि जो राजकुमारी राजकुमार के तीनों प्रश्नों का जवाब दे देगी, उसी के साथ में राजमाता अपने राजकुमार का विवाह करेंगी। लेकिन भाइयों, आप सभी तो जानते ही हो कि हमारी राजकुमारी सुंदर तो है, लेकिन इतनी बुद्धि कुशल नहीं है। अब आप लोग कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजकुमारी का विवाह राजकुमार वीर प्रताप के साथ में हो जाए। जब सभी दरबारियों ने राजा की इन बातों को सुना, तो राजा की इन बातों को सुनकर सभी ने आपस में विचार विमर्श किया। काफी विचार विमर्श के बाद सभी इसी नतीजे पर पहुंचे कि क्यों न राजकुमारी की बचपन की सहेली उर्मिला, जो कि राजकुमारी स्वर्णलता की दासी भी थी, उसे राजकुमारी के स्थान पर राजकुमार वीर प्रताप के राज्य में भेजा जाए, क्योंकि दासी उर्मिला
बहुत ही चतुर, बुद्धि प्रवीण व हाजिर जवाब है। इसीलिए सभी मंत्रियों ने दासी उर्मिला को राजकुमारी के स्थान पर राजकुमार वीर प्रताप के राज्य में भेजने का राजा को सुझाव दिया। जब राजा ने ये निर्णय कर लिया तो दासी उर्मिला को उसने अपने पास बुलाया। राजा भानु प्रताप ने सारी बातें दासी उर्मिला को बताईं कि तुम्हें राजकुमारी बनकर पड़ोसी राज्य में जाना है और राजकुमार के सामने हमारी बेटी बनकर राजकुमारों के सवालों का जवाब देना है। इसके बदले में तुम हमसे जो भी मांगोगी वो हम तुम्हें प्रदान कर देंगे। राजा की इन बातों को सुनकर दासी उर्मिला बोली कि महाराज आप चिंता ना करें, राजकुमार चाहें जैसे भी सवाल करें, जैसी भी परीक्षा लें, मैं उसमें खरी उतरूंगी। मित्रों, जब दासी उर्मिला दूसरे राज्य में जाने के लिए तैयार हो गई तो राजा ने अन्य सेविकाओं को हुक्म दिया कि उर्मिला को राजकुमारी के वस्त्र और आभूषण पहनाकर हमारे सामने लाया जाए। सभी सेविकाओं ने तुरंत राजा के हुक्म का पालन किया और दासी उर्मिला को सजाने संवारने में जुट गईं। मित्रों, जब सेवकाओं ने दासी उर्मिला का साजो श्रृंगार किया, जब राजकुमारी के वस्त्र और गहने पहनाए, तो साधारण नैन नक्श वाली उर्मिला राजकुमारी सुवर्णलता के वस्त्र व आभूषण में सजकर बहुत सुंदर लग रही थी। आईना भी आज उसे राजकुमारी होने का भ्रम दे रहा था। नियत समय पर राजा भानु प्रताप ने एक सुंदर सी पालकी मंगवाई। उसमें राजकुमारी बनी दासी उर्मिला को बैठाया और इस तरह दासी उर्मिला को राजकुमारी बनाकर पूरी शान शौकत के साथ अपने राज्य से विदा किया। उधर राजकुमार वीर प्रताप ने तीनों राजकुमारियों के ठहरने की व्यवस्था शाही महल में राजमाता संग करवाई। उनके स्वागत, खान पान व विश्राम सब में कोई कमी न थी। अगले दिन नियत समय पर राजकुमार का दरबार लगा और उस दरबार में राजमाता के साथ में तीनों राजकुमारियों के भी आसन लगाए गए। जब सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए तो राजमाता ने दरबार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। पहले तो राजमाता ने सभा में बैठे सभी दरबारियों से अलग अलग राज्यों से आई हुई राजकुमारियों का परिचय कराया। परिचय उपरांत राजमाता ने सभी दरबारियों को अपनी मनसा बताई कि आज ये सभा इसलिए लगाई गई है, आज इस राज्य के राजा यानी राजकुमार वीर प्रताप पड़ोसी राज्यों से आई हुई राजकुमारियों के सामने अपने 3 प्रश्न रखेंगे और जो भी राजकुमारी इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सही सही दे देगी उससे वो विवाह रचाएंगे। राजमाता की इन बातों को सुनकर सभी दरबारियों ने ताली बजाकर राजमाता की बातों का समर्थन किया। इसके बाद आगे की कार्यवाही प्रारंभ हो गई। राजकुमार वीर प्रताप ने अतिथि राजकुमारियों के सामने अपना पहला प्रश्न रखा। राजकुमार ने पूछा कि ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कानों को सबसे मधुर व प्रिय लगती है। राजकुमार का ये प्रश्न सुनकर तीनों राजकुमारियों ने अपने हाथ हवा में उठा दिए। राजकुमार ने सबसे पहले राजकुमारी कल्पना से पूछा कि बताइए राजकुमारी, ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कानों को प्यारी लगती है। तो राजकुमारी कल्पना बोली कि महाराज, सबसे सुंदर ध्वनि कोयल की है। जब कोयल बोलती है तो वह कानों को बड़ी प्यारी लगती है। राजकुमार ने कहा, ठीक है, आप बैठ जाइए। इसके बाद राजकुमारी अवंतिका का नंबर आया। राजकुमार वीर प्रताप ने अवंतिका से पूछा कि बताइए राजकुमारी, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कानों को प्यारी लगती है। अवंतिका कहने लगी कि महाराज, मेरे हिसाब से मधुर संगीत सबके मन को सुकून और शांति देता है। इससे मधुर व प्रिय लगने वाली कोई और ध्वनि इस संसार में नहीं है।
राजकुमार बोला, ठीक है, आप भी बैठ जाइए। इसके बाद राजकुमार ने स्वर्णलता बनी उर्मिला से पूछा कि राजकुमारी, अब आप बताइए, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कानों को मधुर लगती है, जिसे सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। राजकुमार का सवाल सुनकर पहले तो उर्मिला मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए बोली कि महाराज, मैं इस प्रश्न का जवाब देने से पहले आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। राजकुमार बोला, कहो राजकुमारी, आप हमसे क्या कहना चाहती हो। राजा की आज्ञा मिलने के बाद दासी उर्मिला बोली कि महाराज, आप निश्चित ही बुद्धि प्रखर, युद्ध कौशल में निपुण होने के साथ साथ सुंदर रूप व आकर्षण व्यक्तित्व के स्वामी हो। आज हर राज्य का राजा अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि आप जैसा मृदुभाषी, आपके जैसा सुंदर राजकुमार जो सभी विद्याओं में पारंगत है, उन्हें कोई दूसरा नहीं मिलेगा। और जिस भी राजकुमारी के साथ में आपका विवाह होगा, वह बड़ी सौभाग्य वाली होगी। उर्मिला की इन बातों को सुनकर राजकुमार मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, ये सब तो ठीक है, परंतु आपने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कानों को अच्छी लगती है। उर्मिला बोली, महाराज, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। उर्मिला की इन बातों को सुनकर सभी दरबारी उसके मुख की तरफ को देखने लगे कि राजकुमारी ने अभी तक उत्तर तो दिया ही नहीं, और राजकुमारी बोल रही हैं कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। राजकुमार बोला, राजकुमारी, मैं समझा नहीं। तो राजकुमारी बनी उर्मिला कहने लगी कि महाराज, आपका प्रश्न था कि ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कानों को प्यारी लगती है, तो उसका जवाब है प्रशंसा। प्रशंसा ही कानों को प्यारी लगने वाली सबसे मधुर ध्वनि है, क्योंकि जैसे ही मेरे कहे कुछ शब्द जो असत्य भी नहीं परंतु आपकी प्रशंसा में ही थे, जिन्होंने आपके हृदय की प्रसन्नता को चेहरे पर भी प्रकट कर दिया। जब मैं आपकी प्रशंसा कर रही थी तो सभी दरबारी ताली बजाकर मेरी बातों का समर्थन भी कर रहे थे। इसीलिए महाराज, मेरे हिसाब से प्रशंसा ही वह सबसे मधुर ध्वनि है जो सबके कानों को प्यारी लगती है। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर सभी दरबारियों ने फिर से ताली बजाकर राजकुमारी की बातों का समर्थन किया। इसके बाद राजकुमार वीर प्रताप ने दूसरा प्रश्न किया कि ऐसा कौन है जो रहता तो एक जगह है, परंतु अपनी इच्छा से पलक झपकते ही मीलों दूर तक विचरण कर सकता है। राजकुमार का ये प्रश्न सुनकर राजकुमारी कल्पना तो खामोश रही, लेकिन राजकुमारी अवंतिका बोली कि महाराज, आपके इस प्रश्न का जवाब मेरे पास में है। राजकुमार बोला, ठीक है राजकुमारी, आप ही बताइए। अवंतिका बोली कि महाराज, इसका उत्तर है ईश्वर। ईश्वर ही है जो अपनी इच्छा से पलक झपकते ही कहीं भी विचरण कर सकता है। ईश्वर के सिवाय इस संसार में और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि पलक झपकते ही मीलों दूर तक विचरण कर सके। राजकुमार बोला, ठीक है राजकुमारी, अब आप बैठ जाइए। इसके बाद सभी लोग राजकुमारी स्वर्णलता की तरफ देखने लगे कि इस प्रश्न का उत्तर राजकुमारी स्वर्णलता क्या देगी। राजकुमारी स्वर्णलता बनी उर्मिला बोली कि महाराज, ईश्वर किसी एक खास जगह नहीं बल्कि कण कण में उनका वास है। इस हिसाब से उन्हें कहीं भी विचरण की आवश्यकता ही नहीं है, जो हर जगह विद्यमान है। जिसका कण कण में वास है, उसे कहीं विचरण करने की क्या आवश्यकता है। राजकुमार बोला, फिर इसका सही उत्तर क्या है। तो राजकुमारी स्वर्णलता बनी दासी उर्मिला कहने लगी कि महाराज, इसका सही उत्तर है मन। मन ही एक ऐसा है जो रहता तो हम सबके शरीर में है, लेकिन पलक झपकते ही मीलों दूर किसी भी जगह अपनी कल्पना की शक्ति से
कहीं भी आ जा सकता है। जब सभा में उपस्थित सभी लोगों ने राजकुमारी बनी उर्मिला की इन बातों को सुना तो सभी लोग राजकुमारी के चातुर्य की तारीफ करने लगे और सभी लोग राजकुमारी बनी उर्मिला को होने वाली रानी की नजर से देखने लगे। इसके बाद राजकुमार वीर प्रताप ने अपना तीसरा और अंतिम सवाल किया कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने पर किसी भी बुद्धिमान से बुद्धिमान को भी पछतावा होता है। राजकुमार का तीसरा प्रश्न सुनकर दोनों राजकुमारी खामोश होकर बैठ गईं। उनकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसे करने के बाद बुद्धिमान से बुद्धिमान को भी पछतावा होता है। जब दोनों राजकुमारी खामोश रहीं, जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो राजकुमार ने राजकुमारी सुरलता से पूछा कि राजकुमारी, क्या इसका उत्तर आपके पास है? राजकुमार की इन बातों को सुनकर राजकुमारी बनी उर्मिला अपने आसन से उठी और उठकर कहने लगी कि राजकुमार, आप निसंदेह ही हठी राजा हैं और आपको न्याय करना भी नहीं आता। यदि आप न्याय करना जानते तो मेरे द्वारा दिए गए 2 प्रश्नों के उत्तर सुनकर ही मुझे विजेता घोषित कर देते, लेकिन नहीं, आप तो प्रश्नों पर प्रश्न करते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप निहायत ही मूर्ख और बदतमीज राजा हैं। मुझे अब आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना। राजकुमारी के मुख से इन वचनों को सुनकर और राजकुमारी के बदले व्यवहार को देखकर सभी दरबारी, राजा और राजमाता हैरानी से राजकुमारी के मुख की तरफ देखने लगे। सभी सोचने लगे कि राजकुमारी को एकदम से क्या हो गया जो अनाप शनाप बातें कर रही हैं। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर राजकुमार वीर प्रताप क्रोधित हो गए और क्रोध में भरकर बोले कि तुम्हारी सभा में बैठे लोगों ने जरा सी तारीफ क्या कर दी। तुम्हें तो अपने चातुर्य पर घमंड हो गया। हम तो तुम्हें बड़ी नेक और बुद्धिमान समझ रहे थे, लेकिन तुम तो बड़ी घमंडी और अपने ज्ञान पर अभिमान करने वाली लड़की हो। अगर तुम हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी ना होती और राजा भानु प्रताप की पुत्री ना होती तो ऐसी गुस्ताखी के लिए निश्चय ही तुम दंड की अधिकारी होती। आप अपने पिताजी से जाकर कह देना कि हमारे बीच राजनीतिक या पारिवारिक किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं हो सकता। अब दोनों राज्यों में केवल शत्रुता का संबंध रहेगा। ये कहकर राजकुमार वीर प्रताप अपनी गद्दी से उठे और अपने राजमहलों में चले गए। जब वीर प्रताप क्रोधित होते हुए अपने महलों में चले गए तो शेष दोनों राजकुमारियों के मुख पर कुटिल मुस्कुराहट तैर गई। वे सोचने लगी कि अब तो राजकुमार हम दोनों में से ही किसी एक के साथ ही विवाह रचाएंगे। राजकुमार ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि राजकुमारी सुरलता को उसके राज्य वापसी भेजने की तैयारी करो। कल के कल सुरलता को उसके राज्य भेजना है। अगला दिन हुआ। अगले दिन जब राजकुमार का कुछ क्रोध शांत हुआ तो राजकुमार ने सुरलता के जाने से पहले उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि राजकुमारी, कल क्रोध में मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही कह दिया। मैं उस समय आवेश में आ गया था, इसीलिए राजकुमारी, जो बातें मैंने आपसे कही थीं, उन बातों को तुम क्रोधित व्यक्ति का ही कथन समझिएगा। हमारे राज्यों के बीच विवाह न होने की स्थिति में भी संबंध मित्रता का ही होगा, शत्रुता का नहीं। मैंने कल शाम आपसे जो भी कथन कहे थे, मैं अपने कहे अनुचित कथन को वापस लेता हूँ और अपने व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप हमारे राज्य में आई, आप हमारी मेहमान हो और मेहमान तो भगवान का स्वरूप होता है। कल रात के व्यवहार के लिए मैं आपसे हृदय की गहराइयों से क्षमा मांगता हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर सुरलता बनी दासी उर्मिला मुस्कुराई और बोली कि महाराज, यही तो तुम्हारे
तीसरे प्रश्न का उत्तर है। आपने प्रश्न किया था ना कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने पर किसी भी बुद्धिमान से बुद्धिमान को भी पछतावा होता है। इसका उत्तर यही है कि क्रोध में कही गई बात चाहे आप जैसे राजा की हो या फिर किसी आम जनमानुष की, पछतावा ही देती है। यही आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर राजकुमार हैरान रह गया। राजकुमार ने पूछा, तो क्या ये सब बातें आपने हमें क्रोधित करने के लिए बोली थीं? तो राजकुमारी ने मुस्कुराकर पलकों को नीचे झुका लिया और हाँ का इशारा कर दिया। राजकुमार अब राजकुमारी के बुद्धि कौशल का कायल हो चुका था। उसने उसी क्षण सभी के सामने ये घोषणा कर दी कि स्वर्णलता ही मेरी रानी बनेगी। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार ने दोनों राजकुमारियों को सम्मान सहित उनके राज्य को विदा किया। जब स्वर्णलता बनी दासी उर्मिला का विदाई का नंबर आया तो राजकुमार स्वर्णलता की पालकी के पास में पहुंचा और पालकी के पास पहुंचकर राजकुमार स्वर्णलता बनी उर्मिला से बोला कि राजकुमारी, अब आप अपने राज्य को वापस जाइए और जाकर अपने पिता महाराज भानु प्रताप से कहना कि वे बारात के स्वागत की तैयारी करें। और ये कहकर उसने स्वर्णलता बनी उर्मिला के हाथ में राजमाता का दिया हुआ एक कंगन डाल दिया। जैसे ही राजकुमार ने स्वर्णलता बनी दासी उर्मिला के हाथों में अपनी माँ का कंगन डाला तो उसने इशारों ही इशारों में एक बात कही, सुन पर्दे की ओट में धोखा ना हो जाए, खो सोने की चमक में मिट्टी हाथ ना आए, पग फेरे लेते हुए इतना रखना ध्यान, यही निशानी प्यार की मेरी अब पहचान। इतनी बात कहकर राजकुमारी बनी दासी उर्मिला अपनी पालकी में बैठकर अपने राज्य को रवाना हो गई। लेकिन अभी भी वीर प्रताप उसकी कही हुई बातों को समझ नहीं पाया था। लेकिन वह जानता था कि अगर राजकुमारी ने कुछ कहा है तो इसके पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा हुआ है। इधर दासी उर्मिला के साथ आई वीर प्रताप सिंह के रिश्ते की खबर को सुनकर राजा भानु प्रताप बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। तय समय पर बारात आ गई। राज्य की साज सजावट, बारात के ठहरने की व्यवस्था अति उत्तम थी। शुभ मुहूर्त पर राजकुमार वीर प्रताप को मंडप में बिठाया गया। पंडितों ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिए। दुल्हन के रूप में सजी स्वर्णलता को मंडप में बुलाया गया। सोने की तारों से बनवाई गई रेशम की साड़ी, बस सोने और हीरो के बहुमूल्य आभूषणों में सजी दुल्हन एक बड़ा सा घूंघट मुंह पर डाले, पैरों की पायल छनकाती हुई धीरे धीरे मंडप में आकर बैठ गई। सभी बाराती दुल्हन को देखकर रोमांचित हो रहे थे। सभी दुल्हन की एक झलक पाने को आतुर थे। कुछ यही हाल राजकुमार वीर प्रताप का भी था। जब राजमाता ने बहू को घूंघट उठाने के लिए कहा तो राजा भानु प्रताप ने समझाया कि राजमाता, हमारे यहाँ की ये परंपरा रही है कि जब तक फेरे नहीं हो जाते तब तक दुल्हन घूंघट में ही रहती है। जब फेरे हो जाएं तभी हमारे यहाँ पर मुंह दिखाई की रस्म की जाती है। राजा का ये जवाब सुनकर राजमाता चुप होकर बैठ गईं। इसके बाद विवाह की रस्मों का समय आया। पंडित जी ने विवाह की रस्मों को पूरा करने के लिए वर वधू को मंडप में बुलाया। इसके बाद पंडित मंत्र उच्चारण करते हुए बोला कि अब वधू का हाथ वर के हाथ में दीजिए। वधू ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही वीर प्रताप की नजर होने वाली रानी के हाथ पर गई तो उसने देखा कि वधू का हाथ वैसे तो रत्न जड़ित कंगनों से सुसज्जित है, लेकिन उसमें वो कंगन नहीं है जो उसने विदाई के समय राजकुमारी के हाथों में पहनाया था। तभी उसे राजकुमारी के द्वारा कही हुई बातों का
स्मरण हो आया कि राजकुमारी ने विदाई के समय कहा था कि सुन पर्दे की ओट में धोखा ना हो जाए, खो सोने की चमक में मिट्टी हाथ ना आए, पग फेरे लेते हुए इतना रखना ध्यान, यही निशानी प्यार की मेरी अब पहचान। राजकुमारी की कही हुई बातों का स्मरण होते ही वीर प्रताप दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई राजकुमारी से बोला कि दुल्हन के इस रूप में किया साज श्रृंगार, रही निशानी प्रेम की रखी कहाँ विसार। जब राजकुमारी सुरलता ने राजकुमार की इन बातों को सुना तो इन बातों को सुनकर वो बेचारी स्तब्ध रह गई, क्योंकि सुरलता को क्या पता था कि राजकुमार किस निशानी की बात कर रहा है, क्योंकि दासी उर्मिला ने तो उसे ऐसी किसी निशानी के बारे में बताया ही नहीं था। राजकुमार के बार बार पूछने पर भी राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब राजकुमारी ने राजकुमार की बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो राजकुमार वीर प्रताप मंडप से उठ खड़ा हुआ। उसने पंडित को आदेश दिया कि आप मंत्र उच्चारण करना बंद करिए, क्योंकि दुल्हन के भेष में बैठी हुई लड़की वो लड़की नहीं है जिसने मेरे 3 सवालों का सही सही जवाब दिया था। विवाह होगा तो मेरा उसी लड़की से होगा, अन्यथा नहीं होगा। राजा भानु प्रताप ने राजकुमार को बहुत समझाया, बहुत मिन्नतें की, हर संभव ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि यही राजकुमारी सुरलता है जिसने तुम्हारे सवालों का जवाब दिया था। लेकिन वीर प्रताप ने साफ मना कर दिया कि ये वो लड़की हो ही नहीं सकती। यदि ये वही लड़की है तो मुझे वो निशानी दिखाए जो मैंने राजकुमारी के विदाई के समय उसे भेंट करी थी। राजा भानु प्रताप ने सोचा कि यदि वह राजनीतिक संबंध अच्छे करने के लिए दासी उर्मिला का विवाह वीर प्रताप से इसी मंडप में करवा देता है तो राजकुमारी सुरलता का दिल टूट जाएगा और ना बताने की स्थिति में वीर प्रताप कभी भी दासी उर्मिला को ढूंढ ना पाएगा। यही उसकी पुत्री से विवाह न करने की उसकी सजा होगी। वीर प्रताप ने राजा भानु प्रताप से पूछा कि वो लड़की कहाँ है जो राजकुमारी बनकर मेरे राज्य में आई थी, जिसने मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दिया था। मुझे उस लड़की से मिलना है, मुझे उस लड़की के बारे में बताइए। राजा ने कहा, मैं ऐसी किसी लड़की के बारे में नहीं जानता। आप मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे? जो दुल्हन के भेष में राजकुमारी बैठी है यही मेरी बेटी सुरलता है और इसी ने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। जब राजकुमार ने जान लिया कि राजा अपनी पुत्री के मुंह में आकर उस लड़की के बारे में नहीं बताना चाहता है तो उसने ऐलान कर दिया कि ठीक है राजन, यदि आप नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अब ये बारात बिना दुल्हन के ही वापस जाएगी। जब बात बिना दुल्हन के वापस लौटने की आई तो पूरे राज्य महल में हड़कंप मच गया। जब ये खबर राजा के महल में नजरबंद दासी उर्मिला के कानों तक पहुंची तो उर्मिला बड़ी खुश हुई। वो तो इसी मौके की तलाश में बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वीर प्रताप एक बुद्धि कुशल राजा हैं। जरा भी संदेह होने पर वो इस विवाह को बिल्कुल नहीं करेंगे। जब उसे पता चला कि राजकुमार उसे ही ढूंढ रहे हैं तो उसने एक उपाय किया। दासी उर्मिला ने कमरे में पड़ी हुई एक लकड़ी को उठाया, उस पर एक कपड़ा लपेटा और उस लकड़ी को लेकर खिड़की के पास पहुंच गई। जब उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर जलती हुई भट्टियों पर पकवान बनाए जा रहे हैं और जो शाही खानसामा और उनके सहायक हैं वो इसी चर्चा में व्यस्त हैं कि अब क्या होगा। उर्मिला ने समय नष्ट न करते हुए खिड़की के रास्ते कपड़ा बंधी लकड़ी को भट्टी में डाला और तुरंत अपनी तरफ खींच लिया। इसका परिणाम ये हुआ
कि जो लकड़ी उसने अपनी तरफ खींची थी, उस जलती हुई लकड़ी से खिड़की के बाहर लगे हुए रेशम के पर्दों में आग लग गई। चिंगारी पाते ही पर्दे धूं धूं कर जलने लगे। महल में अचानक लगी आग से चारों तरफ हाहाकार मच गया। वहां सुरक्षा के लिए तैनात मंत्री ने भी तुरंत सभी दासियों को, जिसमें उर्मिला भी थी, घूंघट कर बाहर जाने को कहा। सभी घूंघट डाले, पंक्ति बनाए, मंडप से होते हुए बाहर जाने लगी। चलते समय उर्मिला ने अपने हाथ में कांच की एक बरौनी उठा ली। जब मंडप के करीब से निकली तो उसने उसे भी गिरा दिया। सहसा हुई आवाज से वीर प्रताप सहित सबका ध्यान उस ओर चला गया। उर्मिला शीघ्रता से बैठकर उन कांच के टुकड़ों को अपने हाथ से समेटने लगी। वीर प्रताप की नजर जैसे ही उर्मिला के हाथों पर गई और जैसे ही उसने वो कंगन देखा तो उसे ये समझते देर न लगी कि ये वही लड़की है जिसने मेरे तीनों सवालों के बड़ी चतुराई से जवाब दिए थे। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए तुरंत उस दासी उर्मिला के पास में पहुंचा और बोला कि अब मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं राजकुमारी। तो उसने कहा कि उर्मिला, और ये कहकर उसने अपना घूंघट उठा दिया और खड़ी हो गई। जब भानु प्रताप ने देखा कि राजकुमार वीर प्रताप ने दासी उर्मिला को पहचान लिया है तो उन्होंने समय की नजाकत को समझते हुए दासी उर्मिला को अपनी बेटी बनाकर उसका विवाह राजकुमार वीर प्रताप से कर दिया और बहुत सा दान दहेज देकर अपने राज्य से दोनों को विदा किया। साथ ही वीर प्रताप से दोनों राज्यों में मित्रता के संबंध कायम रहने का वचन भी ले लिया। इस तरह एक दासी अपनी बुद्धि और समझदारी से वीर प्रताप के राज्य की रानी बन गई। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।